बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद नीलम शर्मा। मैंने आपको हिस्ट्री का 9 चैप्टर कराया था, शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार। उसमें पहली वीडियो में मैंने आपको उसकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें करा दी थी। बाकी बची हुई महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में करा रही हूँ। हाँ, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी, सुलह कुल की नीति क्या थी। सुलह कुल की नीति बहुत ही महत्वपूर्ण नीति थी, जिसके कारण मुगल साम्राज्य अकबर का साम्राज्य था, बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। और मुगल शासकों में से सबसे ज्यादा जो पसंद किया जाता था वो अकबर के शासनकाल को पसंद किया गया है। और अकबर के शासनकाल में से बहुत सारे क्वेश्चन है वो तैयार भी होते हैं भाई। जैसे जजिया कर की समाप्ति कब हुई थी, जैसे तीर्थ यात्रा कर कब हटाया गया था। मुगल शासकों में अकबर को इसलिए पसंद किया गया था क्योंकि उन्होंने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। सुलह कुल शब्द का मतलब होता है जहाँ सभी धर्मों को एक बराबर माना गया था, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया था, उसे सुलह कुल की नीति कही गई थी भाई। मुगल दरबार मुगल इतिवृत्त साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, जरसूसियों और मुसलमानों जैसे अनेक भिन्न भिन्न निर्जातीय और धार्मिक समुदायों को समाविष्ट किया गया था। इसलिए मुगल साम्राज्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य माना गया था। इसके महत्वपूर्ण बनने के कई कारण थे, जैसे मिश्रित किस्म का अभिजात वर्ग। अकबर ने अपने शासनकाल में अपने दरबार में किसी एक जाति के व्यक्ति, एक धर्म के व्यक्ति को शामिल नहीं कर रखा था। अकबर ने अपने शासनकाल में सभी जाति के व्यक्तियों को शामिल कर रखा था। उसमें जैन भी थे, उसमें ईरानी भी थे, तुरानी भी थे, उसमें हिंदू भी थे और उसमें राजपूत भी थे। इसलिए इन्हें मिश्रित किस्म का अभिजात वर्ग होने के कारण मुगल साम्राज्य सुलह कुल की नीति को अपनाता था, और अकबर के साम्राज्य को तो सुलह कुल की नीति के कारण ही जाना गया था। अकबर ने अपने शासनकाल में बड़े ऊंचे ऊंचे पद इन वर्ग के लोगों को दे रखा था। सुलह कुल का आदर्श राज्य नीतियों के जरिए लागू किया गया था। मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का था, अर्थात उसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दखनी सभी शामिल थे। इन सबको दिए गए पद और पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित हुआ करते थे। आपने सुना होगा नवरत्न। अकबर के शासनकाल में नवरत्न थे भाई, अकबर के शासनकाल में नवरत्न थे। अब ये नवरत्न कौन कौन से थे अगर आपको पता हो तो, वैसे बुक में आता है इनका। बीरबल का नाम आपने सुना होगा, टोडरमल का नाम आपने सुना होगा। ये नवरत्नों में से कुछ रत्न थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे भाई उनके लिए। दूसरा, अकबर की सुलह कुल की नीति का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी थी। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करा था, इसलिए अकबर का साम्राज्य सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था। नहीं तो पहले जो तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाया करते थे उनसे कर वसूला जाता था। 1564 में जजिया कर की समाप्ति कर दी थी। जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि ये दोनों ही धार्मिक पक्षपात पर आधारित होते थे। इसलिए ये उपासना स्थलों का रख रखाव जारी करा था। पूजा स्थलों और उपासना स्थलों की रख रखाव के लिए अनुदान जारी किए जाते थे, उनकी देखभाल की जाती थी, और अगर उनमें कोई टूट फूट होती थी तो उसकी मरम्मत भी कराई जाती थी। और पांचवा पॉइंट, यदि मुगलों से युद्ध होते थे और युद्ध के दौरान किसी धार्मिक स्थल को चोट पहुंचती थी, या वो टूट फूट जाता था, या वो नष्ट हो जाता था, तो उसके लिए अनुदान जारी किए जाते थे और उनकी देखभाल और मरम्मत की जाती थी। इसलिए मुगल साम्राज्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। ये आपका क्वेश्चन तैयार होता है 5 नंबर का क्वेश्चन भाई। 5 नंबर का क्वेश्चन, सुलह कुल की नीति क्या थी? सुलह कुल की नीति क्या थी? नीति, सुलह कुल की नीति का अर्थ दोगे पहले, और फिर सुलह कुल की नीति क्या थी ये हमने सुलह कुल की नीति बता दी आपको। तो अब हम अगला टॉपिक तैयार करते हैं। एक इसमें से एक छोटा क्वेश्चन और आएगा, न्याय की जंजीर। ये न्याय की जंजीर है भाई। ये न्याय की जंजीर, जहांगीर ने अपने संस्मरणों में न्याय की जंजीर का इस प्रकार वर्णन करा है। न्याय की जंजीर है ये जहांगीर ने तैयार करवाई थी। राज्यारोहण के बाद मैंने जो पहला आदेश दिया वह न्याय की जंजीर को लगाने का था, ताकि न्याय के प्रशासन में संलग्न लोगों से यदि देर हो जाए अथवा वे न्याय चाहने वाले लोगों के विषय में मिथ्याचार का व्यवहार करें, तो उत्पीड़ित व्यक्ति इस जंजीर के पास आ सके और इसे हिला सके, उसकी ओर ध्यान आकर्षित हो सके। इस जंजीर को शुद्ध सोने से बनाया गया था और यह 30 गज लंबी थी तथा इसमें 60 घंटियां लगी हुई थी। इसलिए जहांगीर ने अपने संस्मरणों में न्याय की जंजीर का जिक्र करा है। 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि न्याय की जंजीर किसने बनवाई थी, या न्याय की जंजीर का संबंध किस शासक से है, तो जहांगीर से इसका।
अब हम छोटा क्वेश्चन तैयार करेंगे। राजधानी नगर, राजधानी और दरबार। मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसकी राजधानी नगर था, जहां दरबार लगता था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान मुगलों की राजधानियां बड़ी तेजी से स्थानांतरित होने लगी। हालांकि बाबर ने लोधियों की राजधानी आगरा पर अधिकार कर लिया था, तथापि उसने शासन के 4 वर्ष के दौरान राजसी दरबार भिन्न भिन्न स्थानों पर लगाए जाते रहे। 1560 के दशक में अकबर ने, याद रखना 1560 के दशक में अकबर ने आगरा के किले का निर्माण करवाया। इसे आसपास के क्षेत्रों की खदानों से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। 1570 के दशक में उसने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय का एक यह कारण हो सकता है कि सीकरी अजमेर को जाने वाली सीधी सड़क पर स्थित थी। यहाँ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह उस समय तक एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन चुकी थी। मुगल बादशाह के चिश्ती सिलसिले के सूफियों के साथ घनिष्ठ संबंध थे। अकबर ने सीकरी में जुम्मा मस्जिद के बगल में ही शेख सलीम चिश्ती के लिए सफ़ेद संगमरमर का एक मकबरा बनाने का आदेश दिया था। विशाल मेहरबी प्रवेश द्वार, बुलंद दरवाजे के निर्माण का उद्देश्य यहाँ आने वाले लोगों को गुजरात में मुगल विजय की याद दिलाना था। 1585 में उत्तर पश्चिम को और अधिक नियंत्रण में लाने के लिए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। इस तरह 13 वर्ष तक अकबर ने इस सीमा पर गहरी चौकसी बनाए रखी। इसमें से ये क्वेश्चन तैयार होता है, वो पूछ लेंगे कि अकबर द्वारा कौन सी राजधानी तैयार की गई थी या लाहौर क्यों स्थानांतरित की गई थी। इस टाइप से इसमें से एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होता है, मुगल दरबार। मुगल दरबार, अब जब दरबार लगता था, छोटे से शब्दों में आपको मैं बता देती हूँ, जब दरबार लगता था तो दरबार में आने के भी कई तरीके थे। शिष्टाचार दरबार से ही दिखता था और मुगल साम्राज्य अपने नियंत्रण दरबार पर किस तरीके से रखता है वो दरबार से झलक जाता था। शासक पर केंद्रित दरबार की भौतिक व्यवस्था ने शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित करा। इसका केंद्र बिंदु इस प्रकार राज सिंहासन अथवा तख्ते मुरस्सा, अभी आप पढ़ोगे, शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन। शाहजहां ने अपने लिए एक सिंहासन बनाया था, रत्न जड़ित सिंहासन, बड़ा फेमस था भाई, ये अभी आने वाला है, ये आगे सिंहासन हुआ करता था। तख्त बोला जाता था, जिसमें संप्रभु के कार्यों को भौतिक स्वरूप प्रदान किया जाता था। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा दरबार में, जब दरबार लगता था तो राज सिंहासन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती थी और राज सिंहासन से राजा की शक्ति का पता चलता था। दरबार का, मुगल दरबार की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करो या मुगल दरबार का वर्णन करो, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें मुगल शासक का परिचय देने के बाद राज सिंहासन के बारे में बताना है। राज सिंहासन अथवा तख्त होता था जिसमें संप्रभु के कार्यों को भौतिक स्वरूप प्रदान किया जाता था। इसे एक ऐसे स्तंभ के रूप में देखा जाता था जिस पर धरती टिकी होती थी। 17वीं शताब्दी, सहस्त्राब्दियों से भारत में राजतंत्र का प्रतीक रही छतरी शासक की कांति और सूर्य की क्रांति से पृथक करने वाली मानी जाती थी। राजा जब चलते थे तो उनके साथ छतरी लेकर उनके नौकर भी चलते थे भाई, तो छतरी भी राजशाही शक्ति का प्रतीक होती थी। मुगल इतिवृत्तों में इस तरह की जानकारी दे रखी है। इतिवृत्तों में मुगल सम्राट वर्गों के बीच हैसियत को निर्धारित करने वाले नियमों को बड़ी सुस्पष्टता से सामने रखा जाता था। दरबार में किसी की हैसियत इस बात से निर्धारित होती थी कि वह शासक के कितना पास और कितना दूर बैठा है। जो राज दरबार में राजा के जितना समीप होता था उसकी हैसियत उतनी ही अच्छी होती थी और जो राजा से जितना दूर होता था उसकी हैसियत उतनी ही दूर मानी जाती थी। किसी भी दरबारी को शासक द्वारा दिया गया स्थान बादशाह की नजर में उसकी महत्वता का प्रतीक होता था। एक बार जब बादशाह सिंहासन पर बैठ जाता था तो किसी को भी अपनी जगह से कहीं और जाने की अनुमति नहीं थी और ना ही कोई अनुमति के बिना दरबार से बाहर जा सकता था। दरबारी समाज में सामाजिक नियंत्रण का व्यवहार दरबार में मान्य संबोधन और शिष्टाचार तथा बोलने के ध्यान पूर्वक निर्धारित किए जाते थे। अब जब दरबार लग जाता था तो कोई नहीं उठ के जाएगा और दरबार में शिष्टाचार का ध्यान रखा जाता था। कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे जवाब देना है, ये शिष्टाचार में आते थे। ये दरबार लग रहा है उस समय की बात है और जरा सा भी उल्लंघन होने पर उस व्यक्ति को तुरंत दंडित कर दिया जाता था। एक अगला टॉपिक डालोगे, अभिवादन के तरीके।
दरबार में सबसे पहले सिंहासन के बारे में डाला, थोड़ा सा छतरी के बारे में लिखा, फिर हमने उसके बारे में लिखा कि जो जितना राजा के समीप बैठा होता था वो राजा के उतना ही करीब होता था, और जो जितना राजा से दूर बैठता था वो राजा के साथ उतनी दूरी का माना जाता था। अब आता है शिष्टाचार का ध्यान रखा जाता था। और फिर अभिवादन के तरीके, अभिवादन के 4 तरीके थे। अभिवादन के 4 तरीके में कौन कौन से थे? सबसे पहले था सिजदा करना, दूसरा था 4 तस्लीम, तीसरा था जमीबोसी और चौथा था कॉर्निश। ये इसमें भी आ जाता है भाई, इस वाले में से 2 नंबर का क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। अभिवादन के 4 तरीके। पदानुक्रम में उस व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। जिस व्यक्ति के सामने ज़्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था उस व्यक्ति की हैसियत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती थी। आत्मनिवेदन का उच्चतम रूप सिजदा करना या दंडवत लेटना था। शाहजहां के शासनकाल में इन तरीकों के स्थान पर 4 तस्लीम और जमीबोसी को भी चुना गया था। कई बार ऐसे आते थे, एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें से आता है, मुगल दरबार में यूनान से आया एक राजदूत था जिसका नाम था टॉम्स रो। बस उस टॉम्स रो आया था जिसने जरा सा ही झुककर सलाम करा और अपने बैठने के लिए कुर्सी का आग्रह कर दिया था। अभिवादन के 4 तरीके के बाद अब आता था बादशाह अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय के समय व्यक्तिगत धार्मिक प्रार्थनाओं से करते थे और इसके बाद वे पूर्व की ओर मुंह करके एक छोटे छज्जे यानी झरोके में आते थे और लोगों को दर्शन देते थे, जिसे झरोखा दर्शन कहा जाता था। वह सभी लोग उनके दर्शन के लिए खड़े होते थे। फिर राजा दीवाने आम, अब एक हेडिंग डाली हमने झरोका दर्शन, एक डाली हमने दीवाने आम। दीवाने आम में राजा अपने रोज की लाइफ की चर्चा किया करते थे, जिसमें प्रशासन के बारे में, साम्राज्य के बारे में, लोगों के बारे में होती थी। और फिर होता था दीवाने खास। दीवाने खास में वो खास और गुप्त सूचनाओं पर चर्चा किया करते थे और कुछ गुप्त जानकारियां इकट्ठी करते थे, निर्माण कार्य के बारे में जानकारी करते थे, दूसरे राजाओं से कैसे संबंध बनाने इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे और फिर वो अपने साम्राज्य का निर्माण करते थे। ये दरबार का परिचय हो गया कि राजा किस तरीके से अपने दरबार के निर्माण में राजा किस तरीके से दरबारी गतिविधियों में कार्य किया करते थे। और अंत में हम दे देंगे निष्कर्ष। तो बच्चों, अब मैं आपको इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ। मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका। मुगल साम्राज्य के बारे में आप अभी तक इतना पढ़ते आए हो, तो अब मैं इसका आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक करा रही हूँ, शाही परिवारों की स्त्रियों द्वारा निभाई गई भूमिका। मुगल साम्राज्य में शाही परिवारों की स्त्रियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुगल शाही परिवारों के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया जाता था जिसका संबंध मुगलों की घरेलू दुनिया से था, जिसे हरम कहा जाता था। हरम मुगलों की पवित्र दुनिया हुआ करती थी जिसमें उनके घरेलू दुनिया का जिक्र था। सबसे पहले मुगलों के साम्राज्य में शाही परिवार के अंतर्गत बेगम, आगा और आगचा का वर्णन था। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होगा और इस लॉन्ग क्वेश्चन में हम पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे। सबसे पहले हम बेगम, आगा और आगचा के बारे में बताएंगे। बेगम किसे कहा जाता था? मुगल परिवारों में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियों को बेगम कहा जाता था। आगा अन्य स्त्रियों को कहा जाता था और आगचा कहा जाता था राजतंत्र से जुड़ी महिलाओं में उपपत्नियों को आगाचा कहा जाता था, जिनको की सम्मान में निम्न स्थिति प्राप्त होती थी। दूसरा टॉपिक इसमें आएगा गुलाम किसे कहा जाता था। गुलाम वो होते थे जो पत्नियों के अतिरिक्त मुगल शाही परिवारों में कुछ और लोग भी रहते थे जिन्हें गुलाम कहा जाता था। गुलाम में पुरुष भी होते थे और महिलाएं भी होती थी, जो कि महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण और साधारण से साधारण तथा कुशलता पूर्वक, बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करते थे। तीसरा टॉपिक इसमें से बनता है वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण। मुगल साम्राज्य में शाही परिवारों में स्त्रियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले बेगम थी, आगा थी, आगाचा थी, फिर गुलाम थे। गुलाम में किन्नर भी हुआ करते थे जो कि बहुत ही जासूसी भरे कार्य करते थे। वित्तीय संसाधनों पर भी इनका पूरा नियंत्रण होता था। महिलाओं का वित्तीय संसाधनों पर क्या क्या नियंत्रण होता था? जैसे नूरजहां के बाद मुगल रानियां और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। शाहजहां की पुत्री जहां आरा और रोशन आरा को ऊंचे मनसबदारों के समान वार्षिक आय प्राप्त होती थी और जहां आरा को तो सूरत नगर के राजस्व भी प्राप्त होता था। यह बंदरगाह विदेशी व्यापार में महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता था। और निर्माण कार्य में आपको बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत सारे टॉपिक तैयार हो सकते हैं। जैसे
जहांआरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की वास्तुकला परियोजनाओं में भाग लिया था और एक 2 मंजिला भव्य कारवां भी शामिल करी थी उसमें। उसमें आंगन बनवाए, एक बाग बनवाया और शाहजहानाबाद का मुख्य केंद्र चांदनी चौक की रूपरेखा भी जहांआरा द्वारा तैयार करी गई थी। एक गुलबदन बेगम वो थी जिन्होंने हुमायूंनामा लिखी थी और गुलबदन बेगम द्वारा रचित हुमायूंनामा में हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है और मुगल गुलबदन बेगम थी, उसने मुगलों की कई सारी महत्वपूर्ण बातों का वर्णन अपनी पुस्तक हुमायूंनामा में करा है। इसके बाद एक उम्र दराज महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका। उम्र दराज महिलाएं, आप बुक का जब इस टॉपिक के लास्ट में पहुंचते हो तो आप पढ़ोगे उसमें कि उम्र दराज महिलाओं ने भी जब मुगल साम्राज्य में कई बड़े झगड़े होते थे तो उसमें उम्र दराज यानी बुजुर्ग महिलाओं ने भी उन झगड़ों को निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तरीके से इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपका करवा दिया है। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही और बाकी के टॉपिक मैं अगली वीडियो में कराऊंगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।